गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये जो टॉपिक है आपको CR इंटरनेशनल स्कूल बावल की तरफ सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा बैक में जाना होगा और इसका इतिहास जानेंगे, इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आखिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, उसके विषय में जानेंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि जो ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि अब हम भारत के अंदर ज्यादा सालों तक शासन नहीं कर पाएंगे, उनको लगने लगा था। तो उन्होंने जो देश के, अपने भारत के जो नेता थे, उनको धीरे धीरे आप एक कह सकते हो जो शासन की व्यवस्था में हिस्सेदारी की तरफ एक प्रयास वो सबसे फर्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेकर आए थे। वो उसके बाद में उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए देश के जो नेता थे, बार बार जो अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके सामने अपनी बात रख रहे थे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था को हमारे हिसाब से चलाने देना चाहिए और इसके अधिकार हमें दिए जाने चाहिए। हम देखेंगे, हमने अपने देश का कानून बनाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। तो ये डिमांड थी। दूसरा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे देश के नेताओं के साथ एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि आप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारा मदद कीजिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगी हम आपको देश की शासन व्यवस्था के अंदर कुछ हिस्सेदारी जरूर देंगे। तो इसी को लेकर फर्स्ट में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भारत की जो जनता के अंदर क्या सोचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी जो दी है भारत के लोगों को, भारत के नेताओं को, उनकी क्या सोच है इसको लेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेकर। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट साइमन कमीशन भारत में भेजा गया और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उसके 6 अन्य मेंबर थे, जिसमें जो देश को, हमारे देश को जो आजादी मिली उस वक्त जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर एटली, वो भी इसके सदस्य थे, जिनका अपना खुद का सोचना था, उनके खुद के विचार थे कि देश, जो भारत के देश की जनता है या देश के नेता है, उनको ये शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से उनको यह आजादी दे दी जानी चाहिए, उनका शासन वो करें। तो इस तरह से एक तो हुआ कि देश के अंदर ये मांग थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का हमें बनाने की इजाजत दी जाए। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटेन ने हम देश के नेताओं के साथ ये वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हम आपको आपकी शासन व्यवस्था में आंशिक रूप से भागीदारी, हिस्सेदारी देंगे। और दूसरे जो थर्ड पॉइंट है, इसी को लेकर जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में एक सुझाव जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष उस वक्त हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने की बात कही गई थी कि ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव और भारतीय नेताओं के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि एक हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकें कि किस तरह देश के नेताओं को या भारत देश को जो ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए, उसको लेकर बातचीत के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। वो ब्रिटेन के अंदर हुई। 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर ही व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ, जो कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में खत्म हुई और 1933 के अंदर व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ। और व्हाइट पेपर पब्लिश होने का अर्थ यही है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के जो निष्कर्ष थे
और साइमन कमीशन का जो सोचना था, उन सभी बातों को लेकर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया कि आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, जो पावर को, जो सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर व्हाइट पेपर जो ब्रिटेन के अंदर पब्लिश किया गया। अब क्रिएशन, ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड, हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब होता है कि जो इससे क्या होना था भारत के अंदर, वो क्या प्रोविजन, किस तरह की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाना चाहते थे, उसके बारे में बातचीत है। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, कि भारत के अंदर एक संपूर्ण एक संघीय व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। आपके नॉलेज के लिए उस वक्त दो तरह की शासन व्यवस्था भारत के अंदर थी। एक तरफ तो थे प्रिंसली स्टेट जो कि 565 के लगभग थे, और दूसरी तरफ 11 प्रोविंसेस थी जिनके ऊपर सीधा डायरेक्ट शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के पास में थी, या ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे वो इस शासन व्यवस्था के अंदर पूरी उनका कंट्रोल, नियंत्रण था भारत के अंदर। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या प्रोविजन करना चाहता था, वो चाहता था कि भारत के अंदर एक संघीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए भारत, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को शामिल होना था। जो प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंदर ये था कि प्रिंसली स्टेट प्लस जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस है, जो 11 प्रोविंसेस है, उन दोनों को शामिल होना था। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वहां पर इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन किया गया था कि यहां पर जो 11 प्रोविंसेस है वहां पर चुनाव होने थे, और जो प्रिंसली स्टेट है वो अपने मेंबर्स वो नॉमिनेट करके इस संघीय व्यवस्था के लिए उनको नॉमिनेट करके भेजना था। लेकिन प्रिंसली स्टेट के लिए ये विकल्प के तौर पर जो ब्रिटेन ने दिया कि क्योंकि प्रिंसली स्टेट के ऊपर डायरेक्ट नियंत्रण ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार का नहीं था। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो कॉलोनी थी वो सारे के सारे वो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनको कॉलोनी बोला जाता है, और उनके ऊपर लीगली और पॉलिटिकली पूरा अधिकार कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के पास था। और जो ये प्रिंसली स्टेट है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था, आंतरिक शासन व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से जो प्रिंसेस हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, अलग अलग जगह के, जैसे जूनागढ़ की बात करें या हैदराबाद के निजाम की बात करें या फिर ग्वालियर की बात करें, इनके पूरे आंतरिक शासन व्यवस्था के अंदर पूरा नियंत्रण इनका सभी राजाओं का होता था। तो इसके अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि भाई प्रिंसली स्टेट भी अपनी तरफ से मेंबर्स को संघीय व्यवस्था के लिए नॉमिनेट करके भेजे। तो लेकिन प्रिंसली स्टेट को क्योंकि एक विकल्प दिया गया था, इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द स्टेट की तरफ से जो चाहिए था जिस तरह का समर्थन, वो समर्थन नहीं मिला, और ये जो संघीय व्यवस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो होनी थी वो इस वजह से फेल हो गई, उस टाइम लागू नहीं हो पाई। हम बात करते हैं कि और क्या चेंजेस इसके थ्रू आनी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस तरह से जो शासन व्यवस्था के अंदर शक्तियों का जो बंटवारा है किस तरह से होना था, बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर के बीच में किस तरह से शासन व्यवस्था का बंटवारा होना था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आज के दिन आप देख रहे हो देश के अंदर, अपने देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्ति का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया है, या कि वहीं से हमने इनको उठा के अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। अब वो क्या प्रोविजन थे, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि 3 तरह की सूचियां होती थी, एक संघीय सूची, दूसरी प्रांतीय सूची जिसको राज्य सूची के नाम से बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची के नाम से बोलते हैं।
संघ सूची के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आते थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास होने थे। और जो प्रांतीय सूची है या स्टेट लिस्ट है या राज्य सूची है, उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है, वह नियंत्रण है, वह शक्ति है, वो राज्य सरकार के पास थी। और जो समवर्ती सूची है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी तरह का विवाद होता है तो जो केंद्र सरकार की तरफ से जो समवर्ती सूची के ऊपर कोई कानून बनाया गया है वो लागू होगा देश के अंदर, ऐसा प्रोविजन आज भी देखते हो। और ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। इसके बाद में आप ये सब डिस्कस करने के बाद में हम बात कर लेते हैं रेजिडुअरी पावर्स जो है, जो वो जैसे आज जो रेजिडुअरी पावर्स है वो केंद्र सरकार के पास में है, जिस सब्जेक्ट के बारे में ना तो समवर्ती सूची में जिसका बारे में मेंशन है, ना फिर आपकी संघीय सूची में, ना प्रांतीय सूची में, वो सारी की सारी पावर आज जो देखते शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास है। वो उस वक्त के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये प्रोविजन किया गया था, तो ये रेजिडुअरी पावर है वो वायसराय के पास होनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो चेंजेस क्या क्या हुई उसके बारे में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात इसमें कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से पहले हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू हुआ था, जो वहां की ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने पास करके भेजा था। और उसके अंदर कुछ हमारे देश की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, या आप कह सकते हो कुछ अधिकार हमारे देश के अंदर देश के जनता को, देश की प्रजा को, देश के नेताओं को दिए गए थे। तो उसी में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इतनी उसमें नहीं दी गई थी। देश के जो प्रांत थे उनके पास में इतनी स्वतंत्रताएं नहीं थी। वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात, स्वायत्तता की बात इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी कि भाई जो स्टेट है उनको और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने आंतरिक मामलों में और स्वतंत्र हो। इस तरह का डिस्कशन इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा था कि एबोलिशन ऑफ द डायरची। प्रांतों के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक डायरची सिस्टम लेके आया था। जिस डायरची सिस्टम का मतलब अगर आप छोटे शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ये एक दोहरी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स क्राउन की तरफ से होने थे, कुछ भारत के जो प्रोविंसेस हैं उनकी तरफ से चुनाव व्यवस्था में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस के अंदर वो होने थे। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था को प्रांत के अंदर एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में खत्म कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि जो प्रांतों के अंदर अब जो क्राउन की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, वही मेंबर्स प्रांत की असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो अपने देश की जनता ने चुनकर भेजे हों, वो मेंबर्स जो प्रांतीय असेंबली में होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट था कि गवर्नर जो है वो प्रांतों के हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड पावर। जो जैसे कि आज आप जो मिनिस्टर है, पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर केंद्र सरकार की देखे जाए तो उसका जो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, रियल हेड तो चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव जो शक्तियां हैं, जो उसको पावर जो है वो पूरी की पूरी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो इसी तरह की जो शासन व्यवस्था उस टाइम की गई थी, वो गवर्नर जो है वो प्रांत के हेड होते थे और उनके पास में स्पेशल पावर होती थी। और इसी तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो प्रांत की असेंबली, अगर कोई प्रांत की असेंबली उनकी इच्छा अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो उसको सस्पेंड किया जा सकता था। वहां पर जो असेंबली है उसको
खत्म किया जा सकता था। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन था। इसका नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं कि जो काउंसलर जो थे उनका अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करते थे, जो प्रांतों के अंदर एक तो हमारे यहां से शासन व्यवस्था से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते थे, लेकिन कुछ गवर्नर के लिए भी काउंसलर होते थे, वो 3 होते थे। उनको किसी चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता था। वो गवर्नर अपनी इच्छा अनुरूप ज्यादा से ज्यादा 3 काउंसलर को रख सकते थे, और वो जिम्मेवार तो विधायिका के प्रति होते थे, विधानसभा के प्रति, लेकिन वो गवर्नर के लिए काम करते थे, या कह सकते हो गवर्नर के एक एडवाइजर के रूप में करते थे। ऐसे ही 10 और मिनिस्टर्स हो सकते थे ज्यादा से ज्यादा, जो गवर्नर को एडवाइज करते थे, लेकिन उसके लिए भी यह व्यवस्था की गई थी कि वो विधायिका के प्रति ही जिम्मेवार होते थे। लेकिन अंतिम जो पावर है फैसला लेने की, वो सारी की सारी शक्तियां गवर्नर के पास होती थी। तो ये तो प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो किया गया था। और हम बात कर लेते हैं केंद्र के लेवल के ऊपर किस तरह के प्रोविजन थे। जो डायरेक्टली एट द सेंट्रल लेवल पे जो डायरेक्सी सिस्टम था, उसमें क्या किया गया था। तो इसमें आप जैसे संघ सूची में बात की थी हमने, जो आप आज के दिन जो देश के अंदर व्यवस्था है, ऐसी उस टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो व्यवस्था की गई थी, उसके मुताबिक फेडरल जो सूची है उसके जो सब्जेक्ट है उनको 2 जगह डिवाइड किया हुआ था। एक तो रिजर्व लिस्ट और दूसरा ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के अंदर सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते थे। वो सब्जेक्ट जैसे बात करें हम डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर विदेशी मामलों से रिलेटेड है, या फिर पुलिस से रिलेटेड है, या फिर भूमि कर से रिलेटेड है, या टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे जो विषय थे वो सब को रखा गया था रिजर्व लिस्ट में। और रिजर्व लिस्ट के ऊपर पूरा एकाधिकार किसका होता था, गवर्नर का होता था। तो अब उसके बाद में जो दूसरी थी वो ट्रांसफर्ड लिस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर लिस्ट के अंदर जो विषय आते थे वो इतने अति महत्वपूर्ण विषय नहीं होते थे, और उसके ऊपर जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर जो है वहां की प्रांतीय जो असेंबली या जो केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आते थे वो उनके लिए कानून बना सकते थे। इस तरह की जो व्यवस्था की गई थी। और जो सेंट्रल लेवल पे भी, केंद्र के लेवल के ऊपर भी जो काउंसलर थे वो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल करते थे। तो ये भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखे हुए थे कुछ काउंसलर जो उनके कहने के मुताबिक काम करते थे। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है टॉपिक, दैट इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो विधायिका होती थी वो द्विसदनीय हो सकती थी, यानी कि जो शासन में, जैसे आज के दिन, आज आप भारत देश के अंदर शासन व्यवस्था में देख सकते हो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में यह है कि जो राज्यसभा जो राज्य को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहां पर जो बाइकैमरल लेजिस्लेशन थी उसके अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि इसके जो दोनों हाउसेस, दैट इज द लोअर हाउस जो आपकी लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रिंसली स्टेट से भी नॉमिनेट होकर आने होते थे। और इस तरह इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इसका, जिसके बारे में बहुत बार चर्चा होती है, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटीज और वुमेन के लिए उन्होंने एक प्रोविजन रखा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एक सेपरेट से इलेक्टोरेट दिया गया, यानी कि वो कुछ पार्टिकुलर रीजन से चुन के आ सकते हैं। उस क्षेत्र से कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, जिसका कि भारत के अंदर भारी विरोध हुआ। और ये कहा गया कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है ये
हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में जैसे ही संभाव क्रिएट हो जाएगा, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। ये कहना था अंग्रेजों का, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो इसके परिणाम निकले, इससे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में और जो है खाई है, जो शक और शंका की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो इसका। और इसके जो प्रांतीय लेवल पे भी जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स है, कुछ स्टेट भी थे जिन्होंने इस बाइकैमरल लेजिस्लेचर को द्विसदनीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि स्टेट लाइक बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, बॉम्बे जिसको उस वक्त में बोलते थे, या फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ पर भी राज्यों में भी द्विसदनीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है फेडरल कोड का। तो जो फेडरल कोड की व्यवस्था की गई, जो आज के दिन आप संघीय न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था अपने देश के अंदर देखते हो, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देन आप कह सकते हो। उसी के मुताबिक ये प्रोविजन किया गया था कि दिल्ली के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके अंदर जो उसके नियंत्रण में 5 और अन्य न्यायाधीश भी काम करेंगे। यह प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। और अगर इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो न्यायिक व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक जो अधिकार क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, तो ये जो मेजर जो मैटर हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो है कि जैसे कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी विषय को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो डिस्प्यूट उच्चतम न्यायालय में, जैसा कि आज भी व्यवस्था है, वो सीधे उच्चतम न्यायालय इस तरह के डिस्प्यूट को सुनते थे। या फिर दो प्रांतों के बीच में किसी सब्जेक्ट को लेकर वाद विवाद खड़ा हो जाता है, तो वो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो विषय आते थे। उनका जो निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता था, वो अंतिम निर्णय होता था, सबको स्वीकार्य होता था। और नेक्स्ट, और या आप कह सकते हो जो सबसे लास्ट जो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो प्रोविजन किया गया था, वो फ्रेंचाइज का था, जो वोट डालने के अधिकार से रिलेटेड था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पहली बार देश के अंदर चुनाव व्यवस्था शुरू होनी थी। हालांकि वो चुनाव व्यवस्था उसको किस तरह से हम आंकलन करें, ये एक अलग डिबेट का विषय है, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर दिया गया था। फिर भी देश के अंदर का अधिकार की जो शुरुआत है वो इसी एक्ट से शुरू होती है और लगभग ये एक प्रत्यक्ष जो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक प्रोसेस था जो उस वक्त शुरू हुआ था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे लिए, इसके बारे में जानना इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही सब्जेक्ट प्राय बार बार ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, ये जो प्रिलिमिनरी हो चाहे मेन मुख्य एग्जाम हो, इसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। चाहे आप पैनल इंटरव्यू की बात कर लो, जितने भी डिस्कशन मेरे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं और कुछ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी ये बात कई बार सामने आई है कि यस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये काफी एक हॉट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस सब्जेक्ट को लेने का मतलब मेरा तो सिर्फ इतना था कि ये तो 11th क्लास के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसका एक टॉपिक है। कुछ बच्चों की तरफ से भी इस तरह का सजेशन आया था कि सर इसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें। और क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट भी चाहते थे, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को आज के लिए चुना है। और इसी के साथ जो सीआर इंटरनेशनल स्कूल बाउल की तरफ से सौजन्य से जो क्लास आप तक पहुंच रही थी, वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।
थैंक यू।